वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में होने वाली ज़िमनी इलेक्शन 90 दिन के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। ख़त के मुताबिक पाक फ़ौज और FC ने वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। वफाक और सूबों ने अपनी ज़्यादातर तोनिया और वसाइल बहाली के कामों में लगे हैं। ख़त के मुताबिक मुस्तनद इत्तलात हैं, एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। मुहासरा की ये तारीखें 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात से मुताबकत रखती हैं। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भारी नफरी दरकार होगी। ख़त में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करने का इख्तियार हासिल है। ऐसी सूरत हाल में आर्मी, रेंजर्स और FC पर शदीद दबाव होगा। इन इदारों से इजाफी काम लिया गया तो इलेक्शन की साख पर सवाल उठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली करने का इख्तियार हासिल है। दरख्वास्त की जाती है ज़िमनी इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के साथ साइफर से मुताल्लिक गुफ्तगू की एक और खुफिया ऑडियो सामने आ गई है। नामालूम हिकर की जानिब से जारी की जाने वाली ऑडियो को साइफर की असल कहानी पार्ट 3 का नाम दिया गया है, जिसमें इमरान खान, असद उमर और शीरी मज़ारी की आपस में की जाने वाली गुफ्तगू है। ऑडियो में असद उमर को कहते सुना जा सकता है कि ये लेटर साइफर वाला काम हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि इस लेटर का तासुर सारी दुनिया में चला गया है। शीरी मज़ारी को ऑडियो में इमरान खान और असद उमर के साथ गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है कि चीन ने अमरीका की हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत का सरकारी बयान भी जारी किया है। इस पर इमरान खान ने उन्हें कहा कि लेटर के बारे में जो हमने सोचा वैसा ही हुआ, सारी दुनिया में अब इस हवाले से बात हो रही है। शीरी मज़ारी ने इमरान खान को बताया कि चीन के हुकाम ने भी साइफर की मजम्मत कर दी है। PTI चेयरमैन ने शीरी मज़ारी और असद उमर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। हिकमत अमली ये है ऐसा प्रेशर बने कि इतवार को जो वोट देने जाए वो ब्रांडेड और ज़िंदगी भर के लिए हो। लोगों के दिमागों में इस हवाले से मीर जफ़र और मीर सादिक का किरदार बिठाना है। लोगों के जहन और ग्राउंड पहले ही बना हुआ है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी PTI चेयरमैन की साइफर से मुताल्लिक 2 ऑडियो सामने आ चुकी हैं, जिनमें से एक में उन्होंने बैरूनी मरासले पर पार्टी रहनुमाओं को खेलने की हिदायत की, जबकि दूसरी में अपनी मर्जी के मिनट्स बनाने की बात की थी। एक और चीज़ है, मैं हाइंडसाइट में ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, I sent you that yesterday, condemning the US for interfering in our internal affairs. बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ लाठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के रहा हूँ वो बड़े अहम है। इसको कहीं कि अगर वो 5 और ले दे 10 हो जाए तो ये गेम हमारे हाथ में है। इमरान खान ने कहा कि कोई परवाह नहीं क्या सही है क्या गलत, हर हिरबा आजमाऊंगा। मैंने मैसेज देना है। इस वक्त कौम इलाराम हुई है, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम जीत जाएं। एक MNA भी अगर कोई तोड़ लेता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर, बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में है। कि इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की नई ऑडियो लीक ने उनकी मुनाफकत को बेनकाब कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में वजीर आजम ने लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की ताज़ा तरीन ऑडियो लीक ने उनकी मुनाफकत को बेनकाब कर दिया। जो कौम को अखलाकियात का दर्स देते नहीं थकता, वो खुद भी खुलम खुला गैर अखलाकी हार्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है। उन्होंने मजीद लिखा कि इमरान खान की मकाराना फितरत आए रोज बेनकाब हो रही है। नियाजी के रियासत मुखालिफ इकदामात इसे आला उहदे के लिए नाअहल बना देते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बंद कमरे में बैठकर 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया है। मियांवाली में तहरीक इंसाफ के पावर शो से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि गेम यह है कि बंद कमरे में बैठकर 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया। मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल किया है। कान खोलकर सुन लो, मैंने एक टेप बनाकर रखी हुई है। 4 लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ऑडियो में मौजूद है। जिस दिन मुझे कुछ हुआ तो वो टेप रिलीज हो जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए।
हमें जेलों में डालने से ना डरा, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूँ। हकीकी आज़ादी के जिहाद के लिए सबको तैयार कर रहा हूँ। अमेरिका के गुलामों को हम पर मुसल्लत किया गया है। अच्छा हुआ शहबाज शरीफ को 6 माह बाद मरासला याद आ गया। हम तो 6 माह से तहकीकात का कह रहे थे। सरबरा तहरीक इंसाफ ने कहा कि लोगों से पूछें, जब बिजली का बिल आता है तो वो कहते हैं हम बिल अदा करेंगे, खुराक और बच्चों की फीसें अदा करें। 4-5 माह में इन लोगों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये लोग सिर्फ अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा कि अमेरिका की जंग में शामिल होकर इसी 1000 पाकिस्तानी मारे गए क्योंकि हम उनके गुलाम थे। जिनकी जंग लड़ रहे थे वो यहाँ हम पर बमबारी कर रहे थे। 35 लाख लोग बेघर हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस जंग की वजह से आज भी हमारे फौजी जवान जंग लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्या किसी ने पूछा कि हमें उनकी जंग में शरीक होना चाहिए था? जबकि मैं हर वक्त यही कहता था और मुझ पर तालिबान खान का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों के लिए हों। इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, इंसानों को हुकूक देता है। अगर ये लोग रह गए हमारे ऊपर तो समझिए हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहले मुशर्रफ ने उन्हें NRO दिया, इन दोनों करप्ट खानदानों के केसेस खत्म कराए गए और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और अब उन्हें फिर NRO मिल गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मरियम खुदा का वास्ता सच बोलना सीखो। तुम पर केस इमरान खान ने नहीं बनाए थे, अब पकड़ी गई थीं। पानामा पेपर्स का इंकिशाफ हुआ था, इसमें आपका नाम आया। अरबों रुपए के महल्लात मरियम बीबी के नाम पर थे और ये झूठ बोलती रही। जब इंकिशाफ हुआ तो भाई ने कहा कि हमारे 4 फ्लैट हैं, फिर कहती हैं क्योंकि मैं अदालत से छूट गई हूँ इसलिए बेकसूर हूँ। चेयरमैन PTI ने कहा कि 2 बार नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला, अब बच गई हैं तो उसे भी NRO मिल जाएगा तो जरदारी भी बच जाएगा। आज अगर आप पाकिस्तान में ताकतवर हो तो यहाँ का इंसाफ आपको नहीं पकड़ेगा, यहाँ का कानून सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ेगा। हमारी आगे तबाही इसलिए है। साबिक वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो और उनके हैंडलर्स याद रखेंगे शहबाज शरीफ से ज़्यादा बुज़दिल आदमी कोई नहीं। शहबाज शरीफ और उनके हैंडलर्स पूरी तैयारी कर लें, सब फेल हो जाएंगे। ऐसी प्लानिंग भी कर रहा हूँ जो तारीख में किसी ने नहीं की। सरबरा तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हर जगह मार रखा रहे हैं, उन्होंने जाली ऑडियो वीडियोज़ बनाई हुई हैं। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लेक्स 22 तशवीश है। रानसना शहबाज शरीफ सुन लो, कप्तान की तैयारी तुमसे बेहतर है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत सोच विचार के साथ प्लानिंग कर रहा हूँ, तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की एक खासियत है, जूते अच्छे पालिश करता है। हकीकी आज़ादी जिहाद के लिए सबको तैयार कर रहा हूँ। मियाँ वाली वॉल्व तैयारी कर लो, जब काल दूं तो बाहर निकलना है। मुझे लगता है मियाँ वाली वाले ही इस्लामाबाद भर देंगे। हमारा मुकाबला चौहर डाकू और माफियाज के साथ है। उन्होंने मज़द कहा कि जाली ऑडियो और वीडियो की माहिर मरियम नवाज हैं। नून लीग को बताना चाहता हूँ जाली वीडियो ऑडियो बनाना मुश्किल काम नहीं। मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए, सबको तैयार कर रहा हूं। मियां वाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियां वाली भर देगी। और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है। नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को से वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैं जब ये दावा करता हूं मैं आजाद हो जाता हूं। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, देता है हजारों सजदों से निजात। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे, या इमरान खान को जेलों में डालने। हमें जेलों में डालने से ना डराओ। अभी तो मैं
जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। हमारे ऊपर ये मुल्क का और आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आते साथ ही इन्होंने अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं। पहले मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, इन दोनों करप्ट खानदानों के केसेस खत्म किए। इन्होंने 10 साल हुकूमत करके 4 गुना इस मुल्क का कर्जा बढ़ाया, डाके मारे और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दे दो। अब इनको फिर एनआरओ मिल गया, असेंबलियों में आए, कानून बदला, नैब के ऊपर अपना आदमी बिठाया, एफआईए पे अपना आदमी बिठाया और केसेस माफ करवा लिए। मैंने देखा कि मरियम ने बड़ी दुख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तकलीफ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब इमरान खान ने मेरे पे कितना जुल्म कर दिया। और मरियम, खुदा का वास्ता है, सच बोलना सीखो, झूठ बोलने की पीएचडी ली हुई है। तुम्हारे ऊपर केस इमरान खान ने नहीं किया था बीबी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर से आने वाले काफिले इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर धरना देकर दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जाएंगे, जिसके लिए कम से कम 1 लाख अफराद पहुंचेंगे। पीटीआई क़यादत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर की तंजीमों को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। ज़राए ने धरना प्लान के हवाले से बताया कि इमरान खान की काल के फौरी बाद काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएंगे। हर हल्के के MNA और MPA के साथ कम अज़ कम 1000 कारकुन रवाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले काफिले इस्लामाबाद जाने वाली शाहराहों पर धरना देकर बैठ जाएंगे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर से काफिले पंजाब की हदूद में मरी रोड पर धरना देंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से इस्लामाबाद जाने वाली शाहराहें बंद करने के लिए पार्टी जिम्मेदारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और शाहराहें बंद करने के हवाले से फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक धरने के शुरका को कपड़े, खाने पीने का सामान साथ लाने की हिदायत की गई है, जबकि पार्टी की जानिब से धरने के शुरका के लिए आर्जी दुकानें भी बनाने की भी मनसूबाबंदी की गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर से निकलने का फैसला किया है, ताहम अभी हतमी फैसला मशावरत से किया जाएगा। धरने के शुरका की फहरिस्तें मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ तैयार कर ली गई हैं। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस बार भरपूर तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च करेगी। राना सना को आंसू गैस इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम उनकी हदूद में दाखिल ही नहीं होंगे, तो वो आंसू गैस किस पर इस्तेमाल करेंगे। चारों अतराफ से हमने इस्लामाबाद को बंद करने की मनसूबाबंदी की है। राना सनाउल्लाह घबराए हुए हैं और घबराहट में हमेशा गलत फैसले होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल अर रहमान ने एहतजाज किया, बिलावल ने ट्रेन मार्च किया, मरियम नवाज ने महंगाई मार्च किया, हमने तो उन्हें नहीं रोका, तो ये हमसे क्यों घबराए हुए हैं। जब लाखों का मजमा इस्लामाबाद बंद करनेगा तो उनके इस्तीफे खुद ही आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की भूल है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। लॉन्ग मार्च को पूरी ताकत से रोकें, जिसलिए सिक्योरिटी इदारों को हर तरह का इख्तियार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब भी मुझे बात करने का मौका मिला है, मैंने तसलसल से कहा है कि इमरान खान एक फितना है जो कौम को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं समझता हूं कि अल्लाह का इस मुल्क पर करम हो रहा है कि यह फितना एक्सपोज हो रहा है और यह कौम का भी फर्ज है कि इस रहनुमाई से फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने कहा कि इस फितने को अल्लाह की ज़ात एक्सपोज कर रही है। अब हर चीज़ सामने आ रही है। इतना झूठा इंसान, इतना बड़ा फराड। साइफर के मामले में किस तरह से इमरान खान ने झूठा लीटर लहराया, अब ये एक्सपोज हुआ है कि वो सब फराड था। यह कौम के साथ खेल खेल रहा था। इमरान खान कहता था कि यह हुकूमत बाहर से मुसल्लत की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान नौजवानों से हकीकी आज़ादी के लिए हल्फ ले रहा है। इसे पता ही नहीं है कि हकीकी आज़ादी है क्या। हकीकी आज़ादी जो लीटर से गुम हो गई है, इसे दिलाने के लिए हल्फ ले रहा है। आज इस फितने का इदराक हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं गुजारिश करूंगा मीडिया से भी इस फितने को एक्सपोज किया जाए। ये फितना खान कह रहा था कि आपको गलत फहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी हो गई है। इमरान खान ऑडियो में कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मैं खेल खेल रहा हूं। उसने जो खेल खेला है, इसके बाद कोई गैर मुल्की वफ्द आपके साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सकेगा। एक झूठा बयानिया घड़ने के लिए इसने कौम के साथ खेल खेला। पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि कई दहाई तक पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान के अपने अल्फाज हैं कि जो ज़मीर फरोशी करेंगे उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। अब खुद देखें कि यह खरीदो फरोख्त कर रहा है। इमरान खान कह रहा है कि 5 मेरे पास हैं, 5 इससे कहीं के कर दे।
اب قوم کو پتہ ہے کہ ہارس ٹریڈر کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کہتا ہے کہ میں ہر بات میرٹ پر کرتا ہوں، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہر بات آزمائیں، فکر نہ کریں، اس کے اپنے اعمال یہ ہیں، اور دوسروں کو کہتا ہے کہ چور ڈاکو ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب جس طرح سے اللہ کی ذات اسے ایکسپوز کر رہی ہے، یہ لانگ مارچ انہی کاموں کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے، یہ ہر حربے سے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے مؤثر پلان بنایا ہے۔ الپارٹیز اجلاس ہوا تھا جس میں وزیر اعظم کی اجازت سے میں نے ان کے سامنے پلان رکھا ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ ہر عمل اپنایا جائے جس سے اسلام آباد کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہر اختیار دیا جائے گا کہ جس سے اسلام آباد کو محفوظ رکھا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس ملک اور قوم کی خاطر ہم نے نیک نیتی سے پلاننگ کی ہے۔ اگر اسی طرح جتھے آ کر اپنی بات منوانا شروع ہو جائیں تو پھر پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں، پھر تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایک بار جتھے کو اجازت دے دی گئی تو پھر جتھے ہی آیا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے پاس برگر فورس ہے تو ہمارے پاس ٹرینڈ فورس ہے، اس برگر فورس کو پوری طاقت سے روکیں گے۔ ہمیں تمہارے ارادوں کا پتہ ہے۔ سیاسی طور پر 2 تجاویز پر غور ہو رہا ہے، ان تجاویز کو اس وقت اناؤنس کریں گے جب یہ لانگ مارچ کا اعلان کرے گا۔ یہ اس کی بھول ہے کہ یہ اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ رانا ثنا نے کہا کہ عمران خان اب یہ فکر ہوگی کہ اعلان کر دیا ہے واپس کیسے لوں، اس کا جو لانگ مارچ کا حربہ ہے اسے ناکام بنانا ہے، یہ اس قوم اور ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سیف اللہ نیازی کی گرفتاری پر انہوں نے کہا کہ سیف اللہ نیازی فارن فنڈنگ کیس میں پیش نہیں ہو رہے تھے، انہیں متعدد بار FIA نے بلایا لیکن وہ نہ آئے، اس لیے آج انہیں حفاظتی حراست میں لیا گیا ہے۔ ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آڈیو لیکس میں کوئی ایجنسی ملوث نہیں، ٹیلی فون ہیک کرنا تو اب مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ وزیر اعظم کی جو آڈیو آئی تھی اس میں کیا بات تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ پی ٹی آئی والے اگر آڈیو لیکس کے لیے بنائی گئی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے اس پر تو دنیا کافی آگے بڑھ چکی۔ دل کے ساتھ کہی ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، یہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم کو اس فتنے کی شناخت کرنی چاہیے، قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، یہ قوم کو irreparable نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، اس ملک پہ یقیناً رحم یا اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانیہ جو ہے تو فراڈ تھا، یہ تو یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کو پوچھے کہ بھئی وہ حقیقی آزادی کیا ہے،
اس کے کیا معنی ہے؟ کوئی نہ اس کو خود پتا ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو. نوجوان بھی کیا، بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے. وہ جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے. اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سہی کسر دور ہو گئی ہے. آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے. آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے. آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت. سابق وزیر اعظم و قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی برطانیہ میں ملاقات ہوئی ہے. تفصیلات کے مطابق قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے لیگی ممبران، صوبائی اسمبلی اور دیگر شعبائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے برطانیہ میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. اس موقع پر مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون برطانیہ کے عہدیدار بھی موجود تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہ کرنے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ اسے عبرت کا نشان بنانا ہے. آڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچا کر دیا ہے. اس کے تمام بیانیے غلط ثابت ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹوں کے خلاف بھڑکاتا ہے اور خود بند دروازوں کے پیچھے خرید و فروخت کر رہا ہے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ آڈیو لیکس کے معاملے کے بعد میں کہنا چاہتی ہوں عمران خان کو یوں ہی فتنہ نہیں کہتی، اس کی ہر چیز میں سے سازش نکلتی ہے. پہلے کہتا تھا ہارس ٹریڈنگ کرنے والے بارے ہیں، پھر خود اس میں ملوث نکلا. عمران خان بند کمروں میں ارکان کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کر بیٹھا رہا. 2018 کے الیکشن میں نواز شریف سے جیتنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کے جیتنے والے ارکان کو الیکشن سے باہر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر عمران خان کی جیت کی راہ ہموار کی گئی. کس کو پتہ نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا؟ کیا بلوچستان میں ہارس ٹریڈنگ کے بغیر حکومت بدلی تھی؟ سینیٹ الیکشن میں سازش کر کے ہمارے امیدوار کو ہرایا گیا. عمران خان کی سازشوں کا سلسلہ پرانا ہے، پہلی بار سازش ناکام ہوئی ہے. عمران کا اصل نام سازش خان ہونا چاہیے. مریم نواز نے مزید کہا کہ پاپولر ہونے کے دعوے بیساکھیاں ہٹتے ہی زمین بوس ہو گئے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہمیشہ اس طرح سے سازشیں کامیاب نہیں ہوتی. اب پوری دنیا ان کا یہ سیاہ چہرہ دیکھ رہی ہے. آڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچا کر دیا ہے. اس کے تمام بیانیے غلط ثابت ہوئے ہیں. عمران کا سازشی نہیں بلکہ شیطانی دماغ لوگوں کو لوٹوں کے خلاف بھڑکاتا ہے اور خود بند دروازوں کے پیچھے خرید و فروخت کر رہا. لیگی نائب صدر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر مذہب کو استعمال کرتا ہے، مخالفین پر حملے کرتا ہے، ریاست مدینہ کا دعویدار ہے اور لوگوں کو شرک کا مطلب سمجھاتا ہے، اور بند دروازوں کے پیچھے بالکل الٹ کام کرتا ہے. اراکین کی خرید و فروخت کے الزامات کا یہ ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا. عمران خان کی حمایت کرنے والوں سے ہمدردی ہے. اس کی سزا یہی کہ اس کا گھناؤنا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. میر صادق اور میر جعفر برانڈ کرنے کا کہتے ہوئے بھی کردار کا نام لینے کی ہمت نہیں تھی. مطلب یہ تھی وجہ، وہ چانس دے رہا تھا کہ ہم سے ڈیل کر لی جائے اور مجھے اقتدار میں لایا جائے. انہوں نے کہا کہ جس شخص پر جرم ثابت ہو گیا کہ وہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آیا، اسے میں فارن فنڈڈ فتنہ کہتی ہوں. لوگوں کو آزادی کا بھاشن دینے والا بیرونی طاقتوں کا غلام نکلا. فارن فنڈڈ کو لانچ ہی اس ملک میں انتشار اور تباہی لانے کے لیے کیا گیا. اس شخص کے ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ اسے عبرت کا نشان بنانا ہے. اسے 22 کروڑ افراد سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. فارن فنڈڈ کو لانچ ہی اس ملک میں انتشار اور تباہی لانے کے لیے کیا گیا. ناکام ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نہ ہاتھ ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں اور بیساکھیاں نہیں ہیں. تو سنتے ہیں اور روز دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاپولر ہوں، میں یہ ہوں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بیساکھیاں ہٹی ہیں تو کس طرح زمین پہ منہ کے بل آ کے گرا. میڈم اس میں اور ایک اور بات یہ کہ جیسے یہ کامیاب ہوتا ہے سازشوں میں. میڈم آڈیو لیکس
یہ دوسروں کے بارے میں جو کہتا رہا، لیکن جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں اداروں کو بھی اس نے نشانہ بنایا اور ثابت ہو رہا ہے اس میں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور یہ خاص طور پہ سب سے زیادہ عمران خان آپ پہ ہی تنقید بھی کرتے ہیں. جو آج بھی ایک آڈیو لیک آئی ہے میر جعفر، آڈیو لیکس کا یہ اس کے بیانیے پہ کیا اثر سمجھتے ہیں جو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے یا کر رہے تو ان آڈیو لیکس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو اس پہ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آڈیو لیکس جو ہے نا وہ یہ اپنے بیانیے کی بڑی بات کرتا ہے. آج قوم کو پتہ چل گیا ہے، آج صرف قوم کو نہیں بلکہ جو کبھی یہ مان کر چلے تھے، جو اس کے اپنے سپورٹرز تھے جنہوں نے اس کی بات پر یقین کیا تھا، تو آج وہ لوگ بھی سوال کرتے ہوں گے. پوری دنیا کے سامنے اس کا جو سازشی چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ آڈیو لیکس آئی، آپ دیکھیں آڈیو لیکس میں آڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچا کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز جو اس نے بیانیے میں کبھی کہی تھی وہ سب جھوٹ تھی، وہ سب سازش تھی. میڈم چھانگا مانگا کا الزام لگتا رہا بڑا زور شور سے، چھانگا مانگا میں خرید و فروخت. اب جو نئی آڈیو آئی ہے اس میں تو 5 بندے خریدنے کا بالکل صاف و شفاف سنا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ایک کیا کہیں گی کہ جو ضمیر فروش کہا جا رہا تھا افراد کو، اور آج وہ شخص خود ہی. دیکھیں آپ اس شخص کے سازشی دماغ کا، آپ وہ شیطانی دماغ جس کو میں کہوں گی، لیکن جو شخص کے اوپر یہ الزام صرف الزام نہیں ہے بلکہ جرم ثابت ہوا کہ وہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آیا، جس کو میں FFF کہتی ہوں، فورن فنڈڈ فتنہ. تو بیرونی طاقتوں کا غلام ہے، لوگوں کو آزادی کا بھاشن دیتا رہا اور بند دروازوں کے پیچھے وہ ان کو بیوقوف بناتا رہا، سازشیں کرتا رہا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اب پوری دنیا کو دکھا دیا. تو بات یہ ہے کہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ جو لانچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے، اس ملک میں فتنہ لائے، اس ملک میں انتشار لائے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دے. اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے کہ کس طرح سے 22 کروڑ ملک کے ساتھ وہ کہتا ہے کھیلنا ہے. تو یہ کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جھوٹ اور بہتان عمران خان کی پہچان ہے. ہارس ٹریڈنگ سے متعلق نئی آڈیو منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے. حقیقی آزادی کی گردان کرنے والوں نے اپنے حلف اور منصب سے غداری کی. یہ 4 برس ملکی معیشت اور فارن پالیسی کے ساتھ کھیلتے رہے. کرسی کا حصول ان کا واحد مقصد ہے. انتشار کی سیاست نے معاشرے کی اخلاقیات تباہ کر دی. عمران خان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر ہمیں بھی عارضی جیلیں بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ابھی تو اور ہیرے کی انگوٹھیاں لینی تھیں، ملکی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا. ابھی تو وہ انفش ٹاسک موجود تھا. اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے. فتنہ اور ایک جھوٹا انسان جس کو یہ یقین ہے اور جس کی یہ چال ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنا سچ لگے گا. جھوٹ بول بول کر اس نے ہمیں تھکا دیا لیکن وہ نہیں تھکا. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سمجھ لیا ہے کہ جتنے لوگ میری بات سنتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. یہ کھیل کھیل کو لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. یہ چالیں چل کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. یہ جھوٹا منافق فارن ایجنٹ شخص جس نے پورے ملک میں 4 سال معیشت، روزگار، کشمیر اور خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلا. 2018 میں بھی RTS بیٹھا کر ہارس ٹریڈنگ کی گئی، ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا. اس نے پوری دنیا میں ملک کو رسوا کیا. آج جب اقتدار ختم ہو گیا تو اس وقت پوری 22 کروڑ عوام اور ایٹمی قوت والے ملک کو پوری دنیا میں وہ فتنہ، جھوٹا شخص اور چال باز کیا پیغام دے رہا ہے کہ پورا غلام ہے. عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ سے متعلق مبینہ آڈیو لیکس کی بابت مریم نواز نے کہا کہ ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ صرف محسوس ہونے کی بات ہے. جس شخص کے اندر شرم اور احساس نہ ہو کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کس طرح ملکی مفاد اور ملک کی سلامتی اور ملک کی عزت پر حرف آتا ہے، لیکن اس کو سروکار نہیں. ابھی مزید انفنشڈ ٹاسک ہیں کیونکہ فارن ایجنٹ کے مقاصد تو کچھ اور تھے. ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. ملک کو سری لنکا بنانا تھا، وہ تو ہوا نہیں. کشمیر کا جو سودا کیا تھا وہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا. ابھی تو اور ہیرے کی انگوٹھیاں لینی تھیں. ملک کی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا، ابھی تو وہ انفنشڈ ٹاسک موجود تھا. اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کا پتہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ 5 اراکین قومی اسمبلی خرید چکا ہوں. عمران خان آج جلسے میں یہ اعلان بھی ہونا چاہیے تھا کہ ہارس ٹریڈنگ اب شرک نہیں، اب آپ کے مطابق ثواب ہے. یہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ آج آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے، اور وہ شرک عمران خان نے خود کیا ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود ہے. کمرے کے اندر سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، کمرے کے بعد حقیقی آزادی اور امریکی سازش ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عمران خان کی بات سنتے ہیں. آپ کو اپنی سوچ اور حقوق کا اختیار ہے، لیکن یہ سوالات اب خود پوچھیں کہ آڈیو لیکس کے حقائق کیا کہتے ہیں. آج تک جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں ان میں سے کسی آڈیو سے انکار نہیں کیا. FIA کے چیئرمین کو بلاتے ہو
वो बात नहीं मानता उसको बाथरूम में बंद कर देते हो, और ये बातें मरियम नवाज की करता है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में अगर कोई लीडर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से पहले जिसने जवाब दिया है और सुर्खरू हुई है, अब के जुल्म का निशाना बनी, एक एक इल्जाम का सामना किया, उनकी बात करते हो। बात करो बुशरा बीबी फरागोगी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान पर हमें भी आर्जी जेलें बनाने का फैसला करना चाहिए। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद का यह फैसला है कि इस्लामाबाद के लोगों के अमन और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और अवाम को मायूस नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि साइफर जैसे कागजात वजारत खारजा में बहुत एहतियात से रखे जाते हैं और अमरीका से मौसूल होने वाला साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल महफूज है। इस्लामाबाद में हफ्तेवार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि यूरोपियन पार्लिमान और पार्लियामेंटेरियंस ने सैलाब के बारे में पाकिस्तान की हिमायत की है। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए आफात ने 4 अक्टूबर को वजीर आजम से मुलाकात की। हालिया तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए 30 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय वजीर अमित शाह का मकबूजा कश्मीर का दौरा दुनिया को गुमराह करने के लिए है कि हालात मामूल पर हैं। भारत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक जारी है। नवो तरीके हिंदू मेले को मुतासिर करने के मुबैना इल्जाम में मुसलमानों का घेराव और मारपीट के वाकयात पेश आए। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की गिरती हुई सेहत पर भारतीय नाजिम अल उमूर को तलब किया गया। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय काबिज अफवाज के 12 मौला शोपियां और पुलवामा में मजीद 8 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अगस्त 2019 से अब तक 678 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। भारत जानबूझकर कश्मीरियों के रोजगार, कारोबार और मईशत को तबाह करने के दर पे है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मकामी आबादी के माली वसाइल को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंगेज अफ्रीका पॉलिसी के तहत नए एजाजी काउंसिल जनरल तैनात कर रहा है। तैनाती का मकसद अफ्रीकी ममालिक से मजबूत इक्तिसादी माशी ताल्लुकात उस्तवार करना है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के इतलाक़ में है। चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय कराया जाए और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि तनाज़े का बैन अल-अक़वामी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत हल नागुज़ीर है। काल अदम तहरीक तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा के इज़ला को विलायत का नाम देने पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किसी भी बात की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सफ़ीर का आज़ाद जम्मू व कश्मीर का दौरा अहमियत का हामिल है। मसला कश्मीर उजागर हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर के बाइस सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली, तामीरनों के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए कोशा है। सैलाब की तबाहकारियों ताउन की फराहमी का मामला मिस्र में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में उठाया जाएगा। वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिसने गलत काम किया उसे बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को भी पाकिस्तानी अवाम से खेलने नहीं देंगे। मेरे खिलाफ कोई फाइलें नहीं थी कि केस बना देते। पनामा में भी मेरा कोई नाम नहीं। मेरे खिलाफ 10 मिनट का केस है। इंटरपोल कहाँ है जो कहते थे इसके जरिए ला रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे फ्रॉड लोगों से बचाए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ख़जाना का कहना था कि दुनिया ने पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई थी। हमने इस मुश्किल वक्त में मईशत को दुरुस्त समत में गामजन किया। डॉलर की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाई गई। उन्होंने फिर दावा किया कि डॉलर की कीमत 200 रुपये से कम होगी। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर बढ़ रही है। करेंसी की कदर को मुस्तहकम रखना चैलेंज होता है। 4 साल में ख़राब की गई मईशत को फ़ौरन दुरुस्त नहीं किया जा सकता। हम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदतरीन आलमी माली मुश्किलात का शिकार रहा है। मुल्क में मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातें वदा करें कि मईशत पर सियासत न की जाए। अब चार्टर ऑफ इकानमी करना चाहिए। हम पाकिस्तानी अवाम से किसी को खेलने नहीं देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम की खिदमत कर सकें। करोड़ों कमाने के लिए मुल्क को कर्जों में डबोया नहीं जा सकता। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत की बदतरीन माशी पॉलिसी का खमियाजा भगत रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। दिन रात एक करके मईशत बेहतर करने और अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। सूबा सिंध के शहर कंबर में मुबैना नशे में धत पुलिस इंस्पेक्टर की कार मुतासरीन सैलाब के खेमे में जागसी। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 साला बच्चा जाँ बहक जबकि माँ और 3 बच्चे जख्मी हो गए। दूसरी जानिब मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि पुलिस इंस्पेक्टर नशे में था, ताहम हादसे के बाद इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया और खैरियत दरियाफ्त की। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक़ सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी हस्पताल में हैं और हौसले में हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च के सिलसिले में पहले अपने एजेंडे का ऐलान करें। नंबर 1 आइटम में इलेक्शन नहीं बल्कि गरीब आदमी के लिए अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करने का हल तजवीज़ करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो पहले ही उनके एजेंडे में शामिल है। सब काम छोड़कर गरीब आदमी के लिए आटे, चीनी, दाल और बुनियादी अशिया की कीमतें कम करने का हल तजवीज़ करें। फ़ौज आईनी तरीके से चल रही है। इनका अपना इंटरनल सिस्टम बहुत मजबूत है। सिविलियन और सियासतदानों को फ़ौज के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
काफ लीगी सदर ने कहा कि आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद इसकी कोई बर्दारी नहीं रहती, न ही कोई इलाकाई पहचान होती है। आर्मी चीफ की बर्दारी सिर्फ पाकिस्तानी होती है। वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से अक़लियत मज़ाहिब बरादरी के लिए इख्तियारी मज़ामीन बतौर निसाब शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह की सरबराही में तालीमी निसाब से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें अक़लियत मज़ाहिब बरादरी के लिए इख्तियारी मज़ामीन बतौर निसाब शामिल करने का फ़ैसला किया गया। सरदार शाह ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए अलग अलग निसाब तैयार कर लिया गया है। इजलास में अक़लियतों के लिए अपने मज़ाहिब की तालीम के लिए सिंध और नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान में मशावरत का सिलसिला जारी रखने का भी फ़ैसला किया गया है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि ईसाईयत, हिंदुइज़्म, सिख, बहाई, किलाशा, ज़रतुश्त और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए अलग निसाब मौजूद होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं की मशावरत के साथ मिलकर करिकुलम तरतीब दिया गया है। इजलास के दौरान वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कम्युनिटीज़ भी मौजूद हैं जो कि लामज़हब के तौर पर यहाँ सदियों से आबाद हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए भी करिकुलम तरतीब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दरावड़ी लोग जैसे कोल्ही, भील, शिकारी और दीगर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिसके हुकूक का भी ख्याल रखना होगा। सरदार शाह का कहना है कि 75 साल में पहली बार होगा कि अक़लियतों के लिए इस सतह पर बात हो रही है। ये बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के साथ कौमी हम आहंगी का भी सबूत है। वज़ीर तालीम सिंध ने मज़ीद कहा कि तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने वाले किसी भी रवैये को निसाबी कुतुब का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इजलास में नेशनल करिकुलम काउंसिल इस्लामाबाद की डायरेक्टर डॉक्टर मरियम चुगताई, चीफ एडवाइज़र करिकुलम विंग, महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया खान ने शिरकत की। इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि वज़ारत तवानाई पर मुश्तमिल शिकायती सेल जल्द तश्कील दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख से चेयरमैन निपरा की मुलाकात हुई, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग और ओवरबिलिंग की शिकायत के इजाले के लिए तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में के इलेक्ट्रिक के अवामी और मुलाजमीन के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इम्तियाज़ शेख ने कहा कि सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में बिजली की फराहमी और तरसील के निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए अहकामात दिए जाएँ। वज़ीर तवानाई सिंध ने यह भी कहा कि सिंध में सब से बड़ा मसला ट्रांसफार्मर की फराहमी का है। इम्तियाज़ शेख का कहना था कि इलेक्ट्रिक मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों पर भी शिकायत मौसूल हुई हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में अवामी शिकायत पर बेपना इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का मज़ीद कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो मुलाजमीन की शिकायत के इजाले के लिए काबीना की मंजूरी से पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा, जबकि वज़ारत लेबर और वज़ारत तवानाई पर मुश्तमिल शिकायती सेल जल्द तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत ने अगले माह के बिजली बिल्स में वाज़ेह रिलीफ देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगले महीने के बिजली के बिलों में वाज़ेह रिलीफ मिलेगा। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के 22 अगस्त में बिल्स में 10 रुपए का इजाफा हुआ, मगर जून के मुकाबले में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर 22 पैसे रह गई है। लिहाजा अवाम को अगले महीने के बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि इस महीने भी बिजली बिलों कुछ बेहतरी आएगी, मगर अगले महीने से अवाम को बिजली बिलों में वाज़ेह रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले 200 और फिर 300 यूनिट वालों को 55 अरब का रिलीफ दे चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बाकायदा तौर पर अवाम की बहुत बड़ी तशवीश अगले महीने दूर हो जाएगी कि वो जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि ट्रांसजेंडर बिल वापस न लिया तो इस्लामाबाद की तरफ लान मार्च करेंगे। सिराजुल हक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक्ट पास किया है कि जो चाहे अपने आप को मर्द औरत जाहिर किया, यह काबिल मजम्मत है। अमेरिका में भी यह कानून है जहां खुद 33 रियासतें इस कानून के खिलाफ हैं और इसमें तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है। सिराजुल हक ने कहा कि हम ख्वाजा सराओं और उनके हुकूक के खिलाफ नहीं, हकीकी ख्वाजा सराओं की तादाद 3,500 से ज्यादा नहीं है। हुकूमत उन्हें रोजगार और घर दे, 16-17 ग्रेड की मुलाजमत दे, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हुक्मरान मगरबी एजेंडे को यहाँ फ़रोग़ देना चाहते हैं। मगरबी मुल्क ने पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि मगरिब में कोई भी शख्स मर्जी से खुद को मर्द और औरत जाहिर कर सकता है। पाकिस्तान में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 29,000 में से 16,000 मर्दों ने खुद को औरत जाहिर किया। PDM में शामिल इस्लामी जमातें इस बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत कानून तब्दील कर ले, बिल वापस न लिया गया तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत इस कानून को फी फौर वापस ले, वरना कौम लान मार्च के लिए तैयार हो जाए। सियासी जमातें इस कानून के खिलाफ उठ खड़ी हूँ। सियासत की दुनिया में PTI, PP, मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे की हरीफ हैं, लेकिन बिल उन सब जमातों ने मिलकर पास किया है। आइन के मुताबिक कोई कानून कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता। उन्होंने जोर दिया कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल में तरमीम की करारदाद पेश की है। अगर कोई खुद जिन्स तब्दीली चाहता है तो इस पर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल बोर्ड हो। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हुकूमत सादिक और अमीन के कानून को वापस लेना चाहती है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत चोरों डाकुओं के लिए इक़्तिदार के रास्ते खोलना चाहती है। PTI रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया।
ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी को FIA साइबर क्राइम की जानिब से गिरफ्तार किया गया। सैफुल्लाह नियाज़ी पर नामंजूर वेबसाइट चलाने का इल्ज़ाम है। ये वेबसाइट गैरकानूनी तौर पर फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम ने PTI रहनुमा सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार करने की तरदीद की है। हुक्काम का कहना है कि FIA ने PTI रहनुमा सैफ नियाज़ी को गिरफ्तार नहीं किया। FIA को गिरफ्तारी की इत्तला मीडिया के जरिए मिली है। FIA ने सैफुल्लाह नियाज़ी को ताहाल तहवील में नहीं लिया और न ही गिरफ्तार किया है। हुक्काम का मजीद कहना था कि FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में हामिद जमान को गिरफ्तार किया है। FIA साइबर क्राइम इससे कबल सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर भी छापा मार चुकी है। साइबर क्राइम की जानिब से सैफुल्लाह नियाज़ी का लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में लिया गया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया है कि PTI रहनुमा फॉरेन फंडिंग केस में पेश नहीं हो रहे थे। उन्हें मुतअद्दिद बार FIA ने बुलाया लेकिन वो ना आए, इसलिए आज उन्हें हिफाजती हिरासत में लिया गया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने सैलाब ज़दगान में रकम की तकसीम को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा है कि कैसे मान लेंगे सैलाब ज़दगान को इमदाद मिल गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तोफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इजलास कुन सायरा बानो की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। कमेटी की चेयरपर्सन सायरा बानो ने कहा कि वजारत जो काम कर रही है हमें कुछ नहीं बताया जाता। खबर आई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हैक हो गया और पैसे हैकर उड़ा ले गए। हमें हैकिंग के बारे भी कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ है। इजलास में BISP के हुक्काम का कहना था कि फिनांस डिवीज़न ने सैलाब ज़दगान के लिए 70 अरब रुपए फराहम किए थे जो तकसीम कर दिए गए हैं। 27 लाख से ज़ायद अफराद को इमदादी रकम दी गई, जिसमें से 25 लाख से ज़ायद लोगों ने रकम निकलवा ली। हुक्काम ने कहा कि सैलाब ज़दगान को शनाख्ती कार्ड पर रकम की अदायगी की जा रही है। जिन सैलाब ज़दगान के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है उन्हें भी अदायगी की गई है। सैलाब ज़दगान को कश्तियों में जा जाकर इमदाद दी। अराकीन कमेटी का कहना था कि हम अवाम में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, जिस पर हुक्काम ने कहा कि ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ सैलाब ज़दगान को 25,000 रुपये से कम इमदाद मिली है। कमेटी की चेयरपर्सन सायरा बानो ने कहा कि सैलाब ज़दगान को कैसे पैसे दिए कि इसको ही पता नहीं चला कि उसे पैसे मिले। बलूचिस्तान में भी ऐसी बड़ी तादाद है जिन लोगों को पैसे नहीं मिले। सांघा में लोगों को पैसे नहीं मिले। मैंने खुद अपने घर मुतासरीन को ठहराया। मैं कैसे मान लूँ कि BISP ने मुतासरीन को कश्तियों में जाकर इमदाद दी। कमेटी अराकीन ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का दोबारा सर्वे किया जाए, जिस पर BISP हुक्काम ने कहा कि हम नहीं कह सकते कि सारे मुतासरीन को पैसे दे दिए। हमने इस हवाले से हुकूमत से 103 अरब रुपए मांगे थे मगर 70 अरब रुपए मिले। सिंध हाई कोर्ट ने मैनपुरी, गुटके, मुज़रे सेहत पान मुसालहा की फ़रोख्त पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क की जानिब से मुज़रे सेहत अशिया के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 लाख से ज़ायद टोबैको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जारी किए हैं, ताहम ये बताने की पोजीशन में नहीं हैं कि टोबैको पान मुसालहा को कितने सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अलबत्ता आइंदा समात पर रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करके रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि 50 सर्टिफिकेट ऐसे जारी किए गए जो बज़ाहिर टोबैको पान मुसालहा से मुताल्लिक हैं। अदालत ने रिपोर्ट की कापी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत की। सिंध हाई कोर्ट ने छालिया के इस्तेमाल और फ़रोख्त से मुताल्लिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के वकला से दलाइल तलब कर लिए। अदालत की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और IG सिंध को मुज़रे सेहत अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। IG सिंध को अदालती अहकामात पर अमल दरामद करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालिबात मनवाने के लिए 13 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के ओहदेदारों का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा और अपग्रेडेशन के मसाइल हल तलब हैं। रहमान बाजवा और दीगर ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में असातिज़ा पर होने वाले पुलिस तशद्दुद की भी शदीद मजम्मत की। कहा खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा को हक दिलाने के लिए बनी गाला भी जा सकते हैं। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन TV। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnews online